निश्चित रूप से भूकंप, चक्रवात, बरसात जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सकता, लेकिन उससे बचने के इंतज़ाम ज़रूर किए जा सकते हैं। दुनिया भर में ऐसे उदाहरण आम रहे हैं जिनमें समय पूर्व संकेत मिल जाने के बाद समुद्री तूफ़ानों से बचाव के इंतज़ाम किए गए और लाखों लोगों को बचा लिया गया। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफ़ान निबार के वेग बड़ा नुकसान पहुंचाने से पहले कमज़ोर हो गया, लेकिन इसके पूरी तरह शांत पड़ जाने का अंदाज़ा लगाकर लापरवाही बरतना शायद एक खराब फैसला होगा। प्रकृति का चक्र ऐसा है कि उसमें अचानक आई हलचल के बारे में पहले से पूरी तरह पता नहीं लगाया जा सकता। फिर भी समुद्री तूफ़ानों को लेकर पिछले कुछ समय से मौसम वैज्ञानिकों ने करीब सही अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि अब समुद्री तूफ़ानों की वजह से नुकसानों को कम करने की कोशिशें संभव हो पा रही हैं। निबार को लेकर भी जो आकलन सामने आए थे, उसी वजह से पुदुचेरी और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के 2 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बचाव के इन्हीं पूर्व इंतज़ामों की वजह से बड़ी तादाद में लोगों को बचाया जा सका। फिर भी तमिलनाडु में 3 लोगों की जान चली गई। पुदुचेरी में व्यापक जलभराव हो गया और बहुत सारे पेड़ गिर गए। तेज़ हवा के साथ भूस्खलन के दौरान बिजली का आपूर्ति बाधित हुई। भारत में भी उड़ीसा के तटीय इलाकों में आने वाले तूफ़ानों से तबाही किसी आम घटना की तरह थी, लेकिन 1999 में सुपर साइक्लोनिक तूफ़ान वहाँ के तटीय किनारों से 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा रफ्तार से टकराया था और उसमें समूचे राज्य में भारी तबाही हुई थी। 10,000 से ज़्यादा लोग और 450 लाख से ज़्यादा जीव जंतु मारे गए। उस आपदा के बाद उड़ीसा ने सबक लिया और ऐसे तूफ़ानों से लड़ने के बजाय उससे बचाव के मोर्चे पर ध्यान केंद्रित किया। नतीजा सामने है कि इसी साल मई में जब अम्फान नामक समुद्री तूफ़ान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय किनारों से टकराया, तो उसमें उड़ीसा में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, जबकि पश्चिम बंगाल में 80 लोगों की जान चली गई। इससे पहले चक्रवाती तूफ़ान बुलबुल के खतरनाक होने के बावजूद उड़ीसा में किसी की जान नहीं गई। फानी के दौरान भी सरकार ने 10 लाख लोगों को तूफ़ान से बचाया था। जाहिर है, समुद्री और ख़तरनाक चक्रवाती तूफ़ानों से बचाव में
उड़ीसा के आपदा प्रबंधन को एक उदाहरण की तरह देखा जा सकता है। पड़ोसी देशों को धमकाने और उसकी सीमा में घुसकर अतिक्रमण करने की चीन की विस्तारवादी नीतियों पर अमेरिका का सख्त रुख दिखाना इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्ते आसानी से सामान्य नहीं होने वाले। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहला मौका है जब अमेरिका ने चीन को कड़े शब्दों में चेताया है कि वह पड़ोसी देशों को डराना धमकाना बंद करे। जाहिर है वर्तमान में इसका सीधा संबंध तो भारत और ताइवान से है। पिछले 8 महीनों से चीन ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सीमा क्षेत्रों में अशांति पैदा कर रखी है। बाइडेन प्रशासन ने हिंद महासागर में भी चीन के बढ़ते कदमों पर ऐतराज़ जताते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में वह भारत के हितों को प्रभावित नहीं होने देगा। भारत को लेकर अमेरिका का यह रुख भविष्य में संबंधों की दिशा को भी रेखांकित करता है। हालांकि अभी तक यह माना जा रहा था कि अमेरिका में इस वक्त घरेलू संकट कहीं ज़्यादा गंभीर और चुनौती भरे हैं। ऐसे में नया प्रशासन बहुत जल्दी अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे ख़ास तौर से चीन को लेकर अपने पत्ते नहीं खोलने वाला। पर अब यह साफ हो चुका है कि भारत और ताइवान के जरिए अमेरिका ने चीन को घेरने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। पिछले साल 15-16 जून की रात गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के हमले में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। हाल में अरुणाचल प्रदेश में भी सीमा से सटे इलाकों में चीनी गतिविधियां बढ़ी हैं। ऐसे में पहली बार अमेरिका का भारत के समर्थन में उतरना उसकी नई रणनीतियों की ओर इशारा करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका की नीतियों में उसके अपने हित सर्वोपरि हैं। अमेरिका सिर्फ भारत को बचाने के लिए चीन को धमका रहा है, ऐसा मानना भी भ्रम होगा, बल्कि इसके पीछे रणनीति भारत को आड़ बनाकर चीन को साधने की है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत से अमेरिका भी चिंतित है। फिलहाल इतना तो साफ है कि अमेरिका की रणनीति चीन पर दबाव बनाए रखने की रहेगी। इसलिए उसने भारत की तरफदारी की है। पर यह भी सच है कि कुछ अहम मुद्दों पर भारत को लेकर अमेरिका की नीति स्पष्ट नहीं है। जैसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी पर बाइडेन प्रशासन ने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है कि वह भारत के पक्ष में है।